नमस्कार दोस्तों। कल हमने जाना प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। फिर हमने देखा अपवर्तन के दो नियम होते हैं। उसके बाद हमने देखा अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक में हमने देखा था कि प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक बराबर हमने लिखा था sin I बटे sin R। ठीक है, तो कल अपवर्तन और अपवर्तनांक ये दो चीज़ें कल हम बेहतर से सीख चुके। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो हमने चीज़ें पढ़ी उनमें से कुछ बातें रह गई थी, तो उसे अब हम लिखते हैं। देखिए, जब प्रकाश सरल से सघन माध्यम में जाता है, हवा नहीं, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो आप देख पा रहे हैं हवा और कांच अगर हम तुलना करें तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल यहाँ अधिक होती है, इसलिए इस माध्यम को कहा जाएगा विरल। और प्रकाश की चाल कांच में थोड़ा कम होता है, इसलिए कहा जाएगा इसको सघन माध्यम। तो आप देख रहे हैं विरल से सघन में जा रहा है, तो विरल से सघन में जा रहा है तो प्रकाश को यूं सीधा गुजर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो आप देख पा रहे हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब के नज़दीक आ जाता है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट देखिए, जब प्रकाश सघन से, कांच चूंकि एक सघन माध्यम है, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। आप देख रहे हैं प्रकाश को यूं सीधा गुजर जाना चाहिए था, ये काल्पनिक बिंदु के माध्यम, काल्पनिक रेखा के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अभिलंब से दूर हो जाता है। तो ये दो नोट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और वही जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है पार्श्विक विस्थापन? तो अपवर्तन के समय, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के समय आपतित किरण, अब आप जान ही रहे हैं कि आपतित किरण कौन है। तो ये है आपतित किरण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण। निर्गत किरण कौन? ये इधर गया और ये निर्गत किरण। ठीक है, अभी तक ये आपतित किरण था, लेकिन आपतित किरण और ये वाला जो किरण हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, और यही अपवर्तित किरण फिर से निकल गई आगे, तो ये वाला जो किरण होगा यही कहलाएगा, ये तो हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, और पुनः ये बाहर निकल गया तो फिर से ये कहला जाएगा क्या, आपतित किरण। और ये वाला जो किरण है इसे ही कहा जाएगा निर्गत किरण। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपतित किरण और निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी, यही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। बातें समझ में आ गई। देखिए ये वाला मेन पॉइंट समझने वाला बात है कि अभी जो किरण इधर यहाँ गया, ये आपतित किरण था, परावर्तन के बाद अभी लंब की ओर मुड़ गया तो ये अपवर्तित किरण हो गया, लेकिन पुनः ये किरण हवा में चला आया तो अब यही किरण क्या हो जाता है, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है, अब आप इसे नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, हवा का अपवर्तनांक 1.003, मतलब 1 के बराबर होता है लगभग। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 यानी 2.42, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। अब ये अपवर्तनांक का क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है हीरा का, और हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो कभी कभी सवाल आ जाता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है उसके अपेक्षा हीरा में प्रकाश की चाल 2.42 गुना धीमा चलेगा। ठीक है, या इसको यूं हम बोल सकते हैं कि हीरा में प्रकाश की चाल के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है, तो आप बोलेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका यह तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल प्रकाश की निर्वात में चाल हीरे में प्रकाश की चाल के सापेक्ष 2.42 गुना है। ठीक है, हम एक लिख के बता देते हैं आपको ताकि आप समझ जाए। तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछ दे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका यह मतलब है कि हीरा में प्रकाश की चाल की सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 गुना है। मतलब यह कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह हीरा में प्रकाश की चाल के 2.42 गुना अधिक है। उसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका सिंपल सी बात तात्पर्य है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है इतना गुना अधिक है और ये इतना गुना कम है।
ठीक है, आप समझ गए होंगे अपवर्तनांक के मतलब। ठीक, अब हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है, तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पारदर्शी लेंस जब भी होगा तो पारदर्शी होगा, मतलब प्रकाश इस, अगर पारदर्शी है तो प्रकाश इस पार से इस पार गुजर जाएगा। तो लेंस जब भी होता है तो एक पारदर्शी पदार्थ ही होता है। लेकिन कंडीशन है, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका कम से कम एक या दोनों भाग वक्रित हो। एक शब्द और आता है वक्रित। वक्रित मतलब इस तरह से जो भाग हो उसे वक्रित भाग कहते हैं। वृत्त को जो आप समझ रहे हैं ना, वही वक्रित भाग है। जैसे मान लिया जाए ये वाला इंक की डब्बा देख रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है, इस तरह से भाग, इस तरह के भाग को कहा जाता है वक्रित भाग। ठीक है, तो कम से कम एक या दोनों भाग वक्रित हो। अब हम जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, एक है उभयोत्तल लेंस, एक है समतलोत्तल लेंस और एक अवतलोत्तल लेंस। और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के हैं, उन्नयावल लेंस, समतलावल लेंस और उत्तलावल लेंस। पहचानने का नियम, अगर आप देख पा रहे हैं अवतल लेंस में सब में वल वल लगा हुआ है, और जबकि उत्तल लेंस में सब में तल तल और तल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये सब लेंस कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको तीन इसका और तीन इसका सब हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम दोनों लेंस का चित्र को देखेंगे। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, आप तीनों देख लीजिए, उभयोत्तल लेंस, समतलावत्तल लेंस और ये अवतलोत्तल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है हम आपको सारी बातें समझा देंगे आगे चल के। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिलहाल ये तीनों लेंस कैसा दिखता है। अब सवाल आता है कि इन तीनों में से हम किस लेंस में काम करेंगे, तो हम बेहतर है कि इस लेंस पे काम करेंगे। ठीक है, जितने भी चित्र वगैरह बनाना रहेगा सब हम इस लेंस में देखेंगे, यानी उभयोत्तल लेंस में। अब बातें करते हैं
अवतल लेंस में। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल उभयावल लेंस, समतलावल लेंस और समतला, दोनों सेम सेम लिख दिए, इसका नाम होगा उत्तलावल लेंस। ठीक है, तो यह है अपना उत्तलावल लेंस। ठीक है, अब आप देख लीजिए तीनों लेंस किस प्रकार से बने हुए हैं। अब सवाल आता है इन तीनों में से हम किस पर काम करेंगे, तो हम काम करेंगे उभयावल लेंस पे। ठीक है, तो आज आपने देख लिया कि लेंस कैसे बनते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आज आप बेसिक से जान गए। ठीक है, कल हम एक एक लेंस को उठाएंगे और उसमें चित्र बनाने की प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे कि एक लेंस में किस जगह को क्या कहेंगे, किस बिंदु को क्या कहेंगे। ये सारी घटना हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आप हमारी क्लास करते हैं तो साथ में कलम कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप नोट करते चलें। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से बेहतरीन नोट्स बना लिए तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से दे लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के अंतिम दिनों में खूब रट्टा मारते हैं ऑब्जेक्टिव। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, वो तो क्लियर हो जाता है सिलेबस को पढ़ते समय ही। रट्टा मारने की चीज़ है तो सब्जेक्टिव मारिए। ठीक है, कुछ बच्चों को देखते हैं परीक्षा के टाइम में ऑब्जेक्टिव रट्टा मारता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप ठीक से बेहतरीन से थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो आपको यूं ही सारी बातें याद रहती है। ठीक है, तो 10वां में आप केवल समय बर्बाद ना करें। अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं वीडियो पे तो कलम कॉपी के साथ आइए ताकि आप चीज़ें नोट कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।